हाय एवरीवन। तो चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को पढ़ते हैं। ये किस पर है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका 5 है वो है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज या फिर बोले तो इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग 5 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा केस 5 है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, उसके बारे में चर्चा करते हैं और चलिए एक बार पढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। और ये है किस पर? ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलाइज या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका ट्रीटमेंट आपके कॉस्टिंग में कैसे होता है। यानी जब आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे और कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। तो जब कॉस्ट ऑडिट आप करेंगे तो उस वक्त जिस कंपनी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी जिस कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है, मतलब जो भी ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वो कैसे होगा, आइए एक बार हम देखेंगे। उससे पहले एक बार देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी क्या होती है। जैसे आपके फ्रेट, तो जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो आपके किस में आते हैं? वो आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। जैसे आपके कैरेज, ये भी आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। जैसे आपका इंश्योरेंस ट्रांजिट, जो रास्ते के लिए आपने इंश्योरेंस कराया, यानी आपका सामान जब फैक्ट्री आ रहा था तो उस जो टेन्योर है, जो यानी कि जर्नी है, उसके लिए जो आपने इंश्योरेंस कराया कि हमारे सामान को जो भी नुकसान पहुंचेगा वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, तो वो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा बनेगा। जैसे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ फ्लीट मतलब जैसे आपके ट्रक, उनको फ्लीट बोलते हैं। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड है तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बन जाएगी। इसी में लिखेंगे बट इट्स डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं लेने। ठीक है, ये सारी बात अभी दोबारा होगी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे। एक बैकग्राउंड अब हम ही समझ रहे हैं। फिर आप हेडिंग डालिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहली है आपकी, यानी कि दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी होती है। जैसे पहली इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जो मटेरियल आप अपनी फैक्ट्री या फिर एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन लाए, वहां तक लाने में
जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च हुई उसको हम क्या नाम देंगे, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लिखते हैं रिलेटेड टू मटेरियल ऑब्लिक गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री, रिसीव्ड एट फैक्ट्री। और दूसरा है आपका, ऑब्वियसली बात है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब ये आपकी किससे रिलेटेड होगी वो भी लिखते हैं, रिलेटेड टू मटीरियल ऑब्लिक गुड्स रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री। जो भी आपका मटेरियल, जो भी आपके गुड्स फैक्ट्री से हटे यानी फैक्ट्री प्लेस से बाहर गए, तो बाहर जाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो बेसिकली हमने एक बैकग्राउंड देखा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब हम ये सारी बात डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, कौन सी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आएगी, कौन सी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं आएगी, ये सारी बातें धीरे धीरे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। मेरे साथ साथ ऊपर हेडिंग देंगे, चलिए मेरे साथ साथ ऊपर हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है, चलिए चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is an important element of cost for procurement of material, for production and for production and for distribution of product for sale। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी टोटल कॉस्ट का। जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर, किसके लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को एक्वायर करने के लिए। अब मटेरियल क्यों एक्वायर कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, भाई आप मटेरियल घर भी लाओगे और जब आपकी फैक्ट्री से सेल होगी यानी कि सामान बिजनेसमैन तक, डीलर्स तक, होलसेलर तक जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तब भी आपकी आएगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स इसी तरह लिखेंगे और पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा करेंगे। चलिए लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शुड प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये टीपी का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे सेपरेटली
separately from the other cost of inward materials or cost of sales of finished goods। तो हमने क्या देखा पॉइंट नंबर 2 पे कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे, जो आपकी अदर कॉस्ट है इनवर्ड मटेरियल की और सेल ऑफ फिनिश गुड की, यानी कि जो आपकी टोटल इनवर्ड कॉस्ट है और टोटल आउटवर्ड कॉस्ट है उससे अलग आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिस्क्लोज करेंगे। सेपरेटली आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कितनी लगी। चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। द फाइनेंस एक्ट 2003 also specifies the certification requirement of transportation cost for claiming deduction while arriving at the assessable value of एक्साइजेबल गुड्स, यानी जिन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। जो भी आपकी एक्साइज ड्यूटी के जब मतलब कि जो गुड्स होते हैं उनके बीच आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना है, ये सब चीज भी आपको करनी पड़ती है। एक्साइजेबल गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम होम कंजम्पशन और फॉर एक्सपोर्ट। तो फाइनेंस एक्ट 2003 ने क्या कहा, इन्होंने भी बोला, यानी कि जब फाइनेंस एक्ट आया तो बात हुई कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है फॉर क्लेमिंग डिडक्शन while arriving at the assessable value of excisable goods cleared from home consumption or for export, यानी कि आपको छूट दी जाएगी अगर एक्साइजेबल गुड्स आपने यूज किए होम कंजम्पशन के लिए या फिर एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की तुलना करनी पड़ेगी कि कितनी कॉस्ट आई और उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए एक इंट्रोडक्शन होता है पूरा, अब बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनने के ऊपर। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। फर्स्ट, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम जब लिखते हैं तो अच्छे से हमको क्लैरिटी होती है। अच्छा है कि हम लिख लिख के सारी चीजों को पढ़े। तो चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पढ़ते हैं। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in the application of principles and method
used in the determination of एवरेज या फिर इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आप हमेशा अच्छे से सही मेथड और सही प्रिंसिपल लगा के अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालो, इसका यह उद्देश्य होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, to prescribe the system to be followed for maintenance of records, for collection of cost of transportation, its allocation or apportionment to cost centers, cost locations और प्रोडक्ट्स। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का क्या देखा कि ये एक सिस्टम बताता है, प्रेस्क्राइब सिस्टम बताता है, पॉलिसी बताता है जो फॉलोड होनी चाहिए। किस लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, फॉर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका एलोकेशन होए यानी कि अपॉर्शनमेंट होए। किसके ऊपर? किसके बीच? जिस कॉस्ट सेंटर के लिए आप क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक लेबर भी हो सकती है, एक मशीन भी हो सकती है, एक यूनिट भी हो सकती है, एक डिवीजन भी हो सकता है। जिसके लिए आप कॉस्टिंग कर रहे हो वो होता है कॉस्ट सेंटर या फिर लोकेशन या फिर प्रोडक्ट। तो दूसरा उद्देश्य हमने देखा कि आपको एक प्रेस्क्राइब सिस्टम ये बताता है। ये सारी बातें थियोरिटिकल लिखने में काम आती है। जब क्वेश्चन थ्योरी में आता है कि बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में कुछ बात लिखिए, तो ये सारी बातें वहां पर काम आती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि कौन सी मटेरियल यानी कौन सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके मटेरियल में ऐड होगी और कौन सी नहीं होगी। ये सारी चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निर्भर रखती है। बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन थ्योरी में आया तो ये सारी बातें हमको लिखनी पड़ेगी। चलिए लिखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीड टू बी apportioned as per excisable goods, exempted goods और आपका नॉन एक्साइजेबल गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आप कैसे बांटोगे? जो गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उनके बीच, जो गुड्स एग्जम्प्ट है उनके बीच, और जिन गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लिखती उनके बीच। तो अभी भी ऐसे प्रोडक्ट है, आपको पता है जीएसटी में हम पढ़ते हैं, अभी भी ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, जैसे टोबैको वगैरह है, पेट्रोलियम है, इन सब पर भी अभी एक्साइज ड्यूटी है। चलिए लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे टू प्रोवाइड transparency in the determination of transportation cost।
चौथा ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा कि ये हमको ट्रांसपेरेंसी बताता है, यानी कि इससे हमको क्लियर विजन मिल जाता है किसके लिए, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसका एक प्रॉपर निचोड़, उसका प्रॉपर एक मेथड, उसका प्रॉपर एक सिस्टम, एक प्रॉपर फॉर्मेट हमको मिल जाता है कि कैसे आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालनी है। ठीक है, ये बात थी हमारी ऑब्जेक्टिव की, प्लीज साथ साथ नोट करते रहे। और अब हम चल रहे हैं स्कोप पर, आइए देखते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। आइए स्कोप देखते हैं, यानी कवरेज एरियाज इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या है। आइए लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस स्टैंडर्ड should be applied for कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखा कितनी नई बात बताई इन्होंने। अरे हमें तो पहले ही पता लग गया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको निकालनी है। तो ये बात तो हमको पहले ही पता लग गई थी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है दिस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पज। ये जो स्टैंडर्ड है इसका यूज नीचे दिए गए पर्पस के लिए होता है। चलिए लिखेंगे ए, यानी पहला पर्पस क्या है, पहला पर्पस है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन for arriving at the assessable value of एक्साइजेबल गुड्स। यानी जब एक्साइज ड्यूटी निकलेगी तो किस अमाउंट पर ड्यूटी निकलेगी, किस अमाउंट पर ड्यूटी लगेगी, वो अमाउंट निकालने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की डिडक्शन लेंगे उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगेगी। दूसरा पर्पस लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम वैल्यूएशन। जब इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा तो उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी, कितना क्लेम आपको मिलेगा, कितना क्लेम नहीं मिलेगा, उस पर्पस से भी आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालनी पड़ेगी। अगला देखते हैं वर्किंग आउट क्लेम्स फॉर फ्रेट सब्सिडी, अगर आपको फ्रेट सब्सिडी चाहिए सरकार से तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है और उस बेसिस पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि सरकार अगर आपको कुछ देना चाहती है तो बदले में आपको रिकॉर्ड्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सरकार को देनी पड़ेगी। लिखेंगे फोर्थ एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म ऑफ फ्रेट कॉस्ट एलिमेंट, वही आपको जैसे फ्रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का पालन करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट आपको लेनी है, कौन कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी। लिखते हैं ई,
determination of inward freight cost included or to be not included in the cost of production। मतलब आपकी जो इनवर्ड फ्रेट कॉस्ट है वो कितनी ऐड होनी चाहिए और कितनी ऐड नहीं होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज में, उसके लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का पालन करना पड़ता है। लिखते हैं एफ पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ फ्रेट included in the inventory valuation। तो जब लास्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ऐड होनी चाहिए? भाई अगर सामान फैक्ट्री आया, चाहे वो अनयूटिलाइज रह गया, फिर भी वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी ना। तो उस वैल्यूएशन में कितनी कॉस्ट आपकी ऐड होनी चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये बात भी आपको पता लगाने में मदद करता है। तो ये था हमारा स्कोप होता है खत्म। चलिए अब चलेंगे अगले पार्ट पर। हेडिंग देंगे डेफिनेशन या डेफिनेशंस अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। कुछ टर्म यूज होएगी इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। उन टर्म्स का मतलब देखते हैं क्या है, यानी कुछ डेफिनेशन एक बार देखते हैं। पहली डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वैसे हम देख चुके हैं, आइए लिखते हैं एक बार इसमें। इट includes freight, cartage, transit insurance, operating cost of fleet and other related transportation cost of goods and other related transportation cost of goods। ब्रैकेट में लिखेंगे वेदर पेड आउटसाइड इंडिया, मतलब वेदर पेड आउटसाइड, जो आपने जो कॉस्ट पे करी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, चाहे आपने उसको फैक्ट्री के बाहर क्यों ना पे किया हो, वेदर पेड आउटसाइड एजेंसी, इंडिया नहीं, आउटसाइड एजेंसी और नॉट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपके कौन कौन से हिस्से आएंगे? फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ फ्लीट और अदर रिलेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे आपने उसको आउटसाइड एजेंसी पे किया हो या फिर नहीं। और इसमें लिखेंगे इट डज नॉट इंक्लूड डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस। ठीक है, इसमें डिटेंशन और डैमरेज चार्जेस आपको नहीं लेने। दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें लिखेंगे इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस
incurred in connection with materials oblique goods received at factory or at place of use। तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कौन सी होती है? ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो इनकर हुआ है किस लिए? सामान को आपकी फैक्ट्री या फिर प्लेस ऑफ यूज तक लाने के लिए। तो इसको बोलते हैं इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दो तरह की डेफिनेशन हमने कवर करी, प्लीज फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आप सब लिख रहे होंगे। तीसरी डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। ऑब्वियसली बात है वो कौन सी होगी? आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलिए लिखेंगे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलिए लिखते हैं इसके अंदर, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, it is the transportation expenses incurred in connection with the sale or delivery of material or goods from factory or depot or any other place from where goods are sold oblique removed। कहने का क्या मतलब है? आपके प्रेमाइसिस से जब सामान बाहर निकला तो जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उस सामान को कंज्यूमर या कस्टमर या होलसेलर जिसको भी पहुंचाना है, बोला जाए तो रिसिपिएंट तक जाने में जो भी कॉस्ट लगेगी उसको हम बोलेंगे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इट इज द एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल और डिलीवरी ऑफ मटेरियल और गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री या फिर डिपोट या फिर कोई ऐसा प्लेस जहां से सामान बिका या फिर जहां से सामान हटा। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 4। डेफिनेशन नंबर 4 है आपकी फ्रेट की। अरे सर, फ्रेट का मतलब तो हमें पता ही है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं ना, क्या पता आपको ना पता हो, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो ना हो। तो फ्रेट का मतलब एक बार लिखते हैं, इट इज द चार्जेस पेड और पेएबल फॉर transporting material oblique goods from one location to another। तो फ्रेट वो चार्जेस होता है जो आप पे कर रहे हो या पे आप कर चुके, किस लिए? एक सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाने के लिए जो चार्जेस पे होते हैं उसको हम फ्रेट बोलते हैं। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, वो है आपकी कार्टेज। सर क्या दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। तो कार्टेज की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है, लिखेंगे मेरे साथ साथ, इट
is the expenses incurred for movement of goods covering short distance for further transportation for डिलीवरी टू कस्टमर और स्टोरेज। तो सर डेफिनेशन तो हमने देख ली, मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने वाला खर्चा आप पे कर रहे हो वो आपकी क्या कहलाएगी? कार्टेज। चलिए लिखते हैं अगली डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 6। तो वो है आपकी ट्रांजिट इंश्योरेंस के ऊपर। ट्रांजिट इंश्योरेंस, चलिए इसमें लिखते हैं एक बार। इट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी पेड to cover the risk of loss oblique damages to the goods in transit, मतलब क्या हुआ? मतलब जो अमाउंट का प्रीमियम आपने पे क्यों किया? क्योंकि आपको रास्ते में होने वाले रिस्क से बचना था। जब आपके घर, जब आपकी दुकान, जब आपकी फैक्ट्री, जब आपके घर कुछ सामान आता है तो रास्ते में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो जब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आना था तो रास्ते के लिए आपने सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए वो है आपका इंश्योरेंस ट्रांजिट। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन नंबर 7। हाँ जी, साथ साथ नोट करते रहना क्योंकि हम साथ साथ नोट करेंगे, सारी बातें एक साथ पढ़ेंगे और साथ साथ हंसते हंसते सिलेबस पूरा करेंगे। 7th डेफिनेशन लिखेंगे डिपोट। इसमें लिखेंगे इट रेफर्स टू a warehouse, a godown, a storage yard, एटसेट्रा। मतलब डिपोट का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप सामान स्टोर करके रखते हो, वहां से भी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है तो वो भी आपने लेनी है। अगली डेफिनेशन देखते हैं, इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे ये तो हेडिंग है हमारा, इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या कहता है ये। लिखेंगे इट मीन्स एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट incurred during a specified period। तो इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट यानी ऑन एन एवरेज आपका कितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आ जाता है जिस पीरियड के लिए आप कॉस्टिंग करने जा रहे हो, वो होगी आपकी इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन लिखेंगे इक्वलाइज्ड फ्रेट। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? ये भी सेम,
ये भी सेम हुआ। इट मीन्स एवरेज फ्रेट। इट मीन्स एवरेज फ्रेट। तो चलिए, कुछ डेफिनेशन हमने लिखनी थी वो हमने पूरी करी। चलिए प्लीज एक बार साथ साथ नोट करते रहिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। चलिए डेफिनेशन नोट कीजिए, आई होप आप नोट कर रहे होंगे। और आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर, फ्रेश टॉपिक डालेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर। तो चलिए लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड shall be maintained for recording the actual cost of transportation, showing each element of cost, such as जैसे कि आपका फ्रेट, जैसे कि आपका कार्टेज, जैसे कि आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस एटसेट्रा, जो भी हमने बात की थी, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो सब आपको लिखनी पड़ेगी। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक बार। दूसरे पॉइंट में लिखने जा रहे हैं एबनॉर्मल कॉस्ट related to transportation are to be identified and recorded for exclusion of computation of average ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, अगर कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है, किससे रिलेटेड? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड, यानी कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एबनॉर्मल इन नेचर है, जो यूजुअली इनकर्ड नहीं होती बट अचानक इनकर्ड हो गई है, उसको आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं लेना। ये बात अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी। चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ। इन केस ऑफ a manufacturer having his own transport fleet, then proper records shall be maintained
shall be maintained to determine the actual operating cost of vehicle, to determine actual cost of vehicle। तो हमने क्या देखा, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर हैविंग हिज ओन ट्रांसपोर्ट फ्लीट proper record shall be maintained to determine the actual operating cost of vehicle showing detail of, लिखेंगे showing details of various element such as, लिखेंगे such as में लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस, कॉमा क्लीनर्स एंड अदर्स, कॉमा कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉमा lubricant grease, comma amortized cost of tires, and battery repair and maintenance cost, comma depreciation of the vehicle, comma distance covered and trip made, comma goods hold मतलब ढोना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, and transported to the depot, तो पॉइंट नंबर 3 जो इतना बड़ा पॉइंट हो चुका है, हमने इसमें क्या लिखा कि जो मैन्युफैक्चरर है और जिनके पास अपने ट्रक है यानी अपनी गाड़ी है, उनको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता लगाना है उनकी एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी आ रही है। उनको बताना पड़ेगा वेरियस डिटेल, वेरियस एलिमेंट, जैसे सैलरीज एंड वेजेस में कितना खर्चा हुआ, क्लीनर्स जो गाड़ियों की सफाई करेंगे उनको कितना पैसा पे हुआ, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी लगी, लुब्रिकेंट ग्रीस कितनी लगी, एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ टायर्स कितना है, बैटरी को अगर एमोर्टाइज किया है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, इनको जब आपने एमोर्टाइज किया होगा तो कितना हिस्सा एमोर्टाइज किया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, डेप्रीशिएशन कितना लगाते हो, डिस्टेंस कितना कवर करते हो, एक दिन में या एक साल में कितनी ट्रिप आप बनाते हो, और जो गुड्स आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हो वो डिस्टेंस आपका कितना है, ये सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी अगर आपके अपने ट्रक है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ऐसी बातें लिखते रहेंगे, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखते हैं तो बिल्कुल अच्छा समझ आता है। तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, इन केस ऑफ हायर्ड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, in case of higher transport charges incurred for
फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, देन, कोमा का मतलब क्या होता है, देन कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स shall be recorded, complete details shall be recorded as to date of dispatch। ठीक है, अगर आपने ट्रांसपोर्ट को हायर किया है और हायर चार्जेस पे किए हैं तो भी आपको कंप्लीट डिटेल रखनी पड़ेगी। कंप्लीट डिटेल में आपको क्या रखना पड़ेगा कि आपकी डिस्पैच की डेट क्या है, उसके बाद आपको टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड, आपने किस ट्रांसपोर्ट को हायर किया है, मतलब कि उसकी नेचर ऑफ कैटेगरी क्या है, यह भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा जैसे अभी कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हो आप, और सारी चीजें कैसे मेंटेन करनी है ये हम सीख रहे हैं, क्योंकि इसलिए सारी बातों को धीरे धीरे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कॉस्ट ऑडिट करने अभी आप जाओगे, कल को जाओगे, तो सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम डिटेल बना रहे हैं कि आपको क्या क्या मेंटेन करना है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, उसके बाद डेस्टिनेशन ऑफ बायर, यानी जिसको सामान जा रहा है वो कहां पर है, डेस्टिनेशन ऑफ बायर। उसके बाद नेम ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का नाम। उसके बाद चालान नंबर, ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट नंबर तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स in terms of weight, in terms of weight और वॉल्यूम। उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इन्वॉल्व, और आपने अमाउंट कितना पे किया, अमाउंट पेड, एटसेट्रा। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट हायर्ड है, यानी आप हायर चार्जेस पे कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीज मेंटेन करनी है वो हमने लिखा पॉइंट नंबर 4 में। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, records shall be maintained separately, records shall be maintained separately for inward and outward transportation cost, specifying, मतलब इनवर्ड कॉस्ट कितनी आई, आउटवर्ड कॉस्ट कितनी आई, ये आपको सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आपको बिल्कुल सेपरेटली रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। स्पेसिफाइंग द, और आपको बताना पड़ेगा डिटेल्स पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स dispatch, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम, अमाउंट ऑफ फ्रेट, एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड कॉस्ट के जो रिकॉर्ड है सेपरेटली मेंटेन करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कितना माल डिस्पैच हुआ,
सप्लायर का नाम क्या है, अमाउंट ऑफ फ्रेट कितना है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। चलिए रिकॉर्ड्स हमारे चल रहे हैं, लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, आइए लिखते हैं। सेपरेट रिकॉर्ड्स shall be maintained, separate records shall be maintained for identification of transportation cost towards inward movement of material, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोक्योरमेंट, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसको आपने फैक्ट्री से रिमूव किया, चाहे वो आपने सेल किया, और क्या वो पता आपने होम कंजम्पशन के लिए यूज किया, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, बोथ होम कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे होम कंजम्पशन हो चाहे आपका एक्सपोर्ट हो। चलिए पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, आइए लिखते हैं। रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो and thereafter shall be maintained सेपरेटली। मतलब जो आपका सामान अंदर ही अंदर घूम रहा है, भाई फैक्ट्री बड़ी बड़ी होती है, तो सामान एक डिपार्टमेंट से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट जा रहा है, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, तो वो भी आपको सेपरेटली मेंटेन करनी है। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 8। रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कैरिंग any material oblique product to job workers place and taken back should be maintained separately so as include the same in the transaction value of product। ठीक है, बात समझ आई। तो आपने जो सामान जॉब वर्कर के पास भेजा फर्दर प्रोसेसिंग होने के लिए, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी।
तो उसके रिकॉर्ड भी आपको कैसे मेंटेन करने हैं, सेपरेटली मेंटेन करने हैं, क्योंकि वो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होते हैं। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 9, रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर गुड्स involved exclusively for trading activities shall be maintained separately and the same will not be included for claiming any deduction for calculating assessable value excisable goods cleared for home consumption। तो पॉइंट नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर गुड्स इन्वॉल्व एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज शैल बी मेंटेन सेपरेटली and the same will not be included for claiming any deduction for calculating assessable value excisable goods cleared for home consumption। मतलब जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इनकर्ड कर रहे हो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसका आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, यानी कि जब आप एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए असेसेबल वैल्यू निकालोगे तो उसमें से कोई भी छूट नहीं मिलेगी। चलिए पॉइंट नंबर 10 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 10 कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली एलोकेबल टू a particular category of products should be maintained separately so that allocation in appendix 3 can be made। ठीक है, तो क्या मतलब निकला पॉइंट नंबर 10 का, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली एलोकेबल टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट should be maintained separately so that allocation in appendix 3 can be made। हम जो ये बार बार बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड सेपरेटली बनाओ, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब अपेंडिक्स 3 बनता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का,
तो उसमें आपको डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं सेपरेटली, तो इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि अपेंडिक्स 3 कैसा होता है, वो भी हम एक बार कंप्लीट करेंगे। 11th पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ, रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर exempted goods, excisable goods, which cleared for export shall be maintained separately, ठीक है। जो भी एक्साइजेबल गुड्स, जो भी आपके एग्जम्प्टेड गुड्स आपने एक्सपोर्ट के लिए निकाले, उन पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी आई, वो भी आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। चलिए लिखेंगे 12th पॉइंट आपका क्या कहता है वो भी लिखेंगे। उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का मेन टॉपिक है, यानी कि कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, फिर उसके बारे में एक बार बात करेंगे। 12th पॉइंट क्या कहता है, सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन other than road, like ship, air, etc. are to be maintained in appendix 2, which will be included in total transportation cost। क्या मतलब हुआ, मतलब पढ़ते हैं, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या था, अदर देन रोड मतलब क्या वो शिप ट्रांसपोर्ट था, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट था, क्या वो एयर ट्रांसपोर्ट था, आर टू बी मेंटेन इन अपेंडिक्स 2 विच विल बी इंक्लूडेड इन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो सब कुछ आएगा, बट अपेंडिक्स 2 में आपको किस किस बारे में बात करनी है, जो आपके अदर देन लैंड ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में बात करनी है। तो चलिए ये सारे पॉइंट होते हैं खत्म। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कॉस्ट आएगी और कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी। हाँ जी, आई होप आप लिख रहे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते वक्त और कौन कौन सी नहीं आएगी। हेडिंग देंगे मेरे साथ साथ, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो चलिए अब ट्रीटमेंट देखते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट आपकी आएगी और कौन कौन सी नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनवार्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ये चीज काम आएगी, और जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो जो हमने पीछे पढ़ा वो काम आएगा। तो लिखते हैं इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शैल फॉर्म, यानी इसको हम लेंगे, शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल्स
of materials which are to be identified for proper allocation oblique apportionment to the material materials oblique प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि जो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको आपको ऐड करना है टोटल कॉस्ट में। ठीक है जी, तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ऐड करनी है, ऑब्वियसली बात है ये तो आपको ऐड करनी है। तो जब क्वेश्चन में आपको इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन होगी तो उसको आपको संपूर्ण रूप से लेना है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट shall form part of the cost किसके अंदर ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ सेल एंड shall be allocated oblique apportioned to the materials and goods on a suitable basis। अभी हम देखेंगे कि सुटेबल बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं। बस अभी के लिए आप ये देखिए कि जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको भी आपको ऐड करना है किसके अंदर, जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है, और ऊपर वाला आपको कहां पे ऐड करना है, जो कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। चलिए लिखेंगे, अब हम इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपोट और एनी लोकेशन of sale shall be included in the cost of sale of the goods available for sale। कॉस्ट शीट में आपने देखा होगा अवेलेबल फॉर सेल। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल की जो वैल्यू होती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल की जो वैल्यू होती है, उसमें आपको आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर देनी है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपकी खत्म होती है, हमने दो चीज कंप्लीट करी। अब लिखेंगे मेन पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर आपका 3, पॉइंट नंबर आपका 3 लिखेंगे, द फॉलोइंग बेसिस। हमने ऊपर बात की थी ना कि सुटेबल बेसिस, अब देखते हुए बेसिस क्या है। द फॉलोइंग बेसिस may be used in order of priority for apportionment of
apportionment of outward transportation cost depending upon the nature of products, unit of measurement, followed, and type of transport use. ठीक है, अब देखते हैं वे कौन से बेसिस है, यानी फॉलोइंग बेसिस की बात चल रही थी, तो आइए एक एक करके लिखते हैं। वो क्या हो सकता है? आपका वेट, यानी वेट के बेसिस पर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर सकते हो? एलोकेट कर सकते हो। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ गुड्स। थर्ड, टन किलोमीटर। फोर्थ, यूनिट या फिर इक्विवेलेंट यूनिट, या फिर इक्विवेलेंट यूनिट, या फिर जो वैल्यू होगी उस गुड्स की, वैल्यू ऑफ गुड्स, या फिर परसेंटेज ऑफ यूसेज ऑफ स्पेस, और कोई भी ऐसा बेसिस जिसको आप यूज कर सकते हो वो भी आप ले सकते हो। इसी में लिखेंगे, यानी पॉइंट सेम चल रहा है, इसी में आगे लिखेंगे वंस अ बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, once a basis of apportionment is adopted, then the same should be followed consistently, मतलब एक बार आपने बेसिस जो भी चूज किया, उसको ऑप्ट किया, उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा आने वाले सालों में। चलिए लिखेंगे अब पॉइंट नंबर 4। बस खत्म होने वाला है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, कॉमा distance shall be factored into arrive at weighted एवरेज कॉस्ट। तो अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए आपको डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग, जो आपकी हमेशा कॉस्ट इनकर नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल नॉट बी पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो आपकी एबनॉर्मल या फिर नॉन रिकरिंग कॉस्ट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। लिखेंगे लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखेंगे पेनल्टी
डिटेंशन चार्जेस, अब आपको पता लग गया होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस, डेमरेज चार्जेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू एबनॉर्मल ब्रेकडाउन, बातों को याद रखना, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन will not be included in transportation cost, will not be included transportation cost। तो पॉइंट नंबर 6 में हमने क्या देखा, पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस, डैमरेज चार्जेस या फिर वो कॉस्ट जो एबनॉर्मल ब्रेकडाउन से हुई है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं लेनी। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो है बट एबनॉर्मल इन नेचर है तो वो आपको नहीं लेनी। और इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमने पूरा किया, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकली भी। तो हम प्रिपेयर हो गए, एग्जाम में चाहे थ्योरी आ जाए चाहे प्रैक्टिकल आ जाए हम क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे और अपने मार्क्स जरूर लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।